शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग मराठी लोगों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने ऐसे लोगों को असल मराठी विरोधी बताया और आरोप लगाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करने में भी विफल हैं। राज्य मंत्री आशीष शेलार ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई, वैसे ही भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में निर्दोष हिंदुओं को पीटा जा रहा है। उन्होंने इसे मानसिक पीड़ा देने वाला बताया। इस बयान पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के पास महाराष्ट्र के लिए जहर भरा रवैया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहलगाम हमले के 3 महीने बाद भी आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में राज्य में हिंदी मराठी भाषा को लेकर तनाव बढ़ गया है, जिसमें एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को एक कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी बीजेपी जो शिवसेना की सहयोगी थी, अब खत्म हो चुकी है। अब जो लोग सामने हैं वे लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों को अब बंधक बना दिया गया है और वे अब द्वितीय श्रेणी नागरिक भी नहीं रहे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या प्रधानमंत्री के घृणात्मक भाषणों का निशाना बनना कोई सम्मान की बात है? उन्होंने कहा, हम न तो ब्रिटिश शासन में भागे, न ही बंटवारे में, न ही दंगों के समय में। हमारा इतिहास गवाह है कि हम अन्याय के सामने झुकते नहीं, लड़ना जानते हैं। इसके जवाब में किरण रिजिजू ने कहा, भारत में अल्पसंख्यक अन्य देशों की तरह पलायन नहीं करते, बल्कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं हर नागरिक के लिए है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। ओवैसी ने फिर पलटवार करते हुए कहा, अगर हम पलायन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हैं। उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे विफल राष्ट्रों से करने की आलोचना की और संविधान व लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। रविवार सुबह तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान बाल गुरु स्वामी 50 वर्ष के रूप में हुई है। सभी घायलों को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह 8:45 पर हुई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का निर्देश, घायल लोगों को बेहतर इलाज देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन राहत कोष से मुआवजे की घोषणा हुई है। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000। यह घटना फिर से पटाखा फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गंभीरता को उजागर करती है। पुलिस द्वारा जांच जारी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने यूप्रिस बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता करक्यूमिन क्वांटम डॉट TURQDS की खोज पर आधारित पेटेंट टेक्निक के व्यवसायीकरण को लेकर किया गया है। यह तकनीक क्या है? यह तकनीक हल्दी यानी करक्यूमिन से बने नैनोकण क्वांटम डॉट से संबंधित है, जिनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बायोफिल्म, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी जैसे गुण होते हैं। यह तकनीक खासतौर पर त्वचा की देखभाल, मुहासों के इलाज, संक्रमण, दवा डिलीवरी और फोटोडायनेमिक थेरेपी में काम आ सकती है। प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी संजय वर्मा की सोमवार सुबह पंजाब के फाजिलका जिले के अबोहर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सुबह लगभग 10 बजे हुई। 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनकी पहचान की जा रही है। फिरोजपुर रेंज के DIG हरमनवीर सिंह गिल ने बताया कि मौके से 2 बोर की 4 गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है जिसमें किसी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस इसे भटकाने की कोशिश भी मान रही है। हत्या के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी है। नेपाल और चीन के बीच बहने वाली भोटेकोशी नदी में भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के फ्लैश फ्लड आया, जिसने रासुआ जिले के मितेरी ब्रिज को पूरी तरह बहा दिया। साथ ही 200 से अधिक वाहन भी जल प्रवाह में बह गए। बाढ़ का कारण चीन की सीमा में भारी वर्षा माना जा रहा है। हादसे के समय कस्टम पोर्ट पर लगभग 200 वाहन खड़े थे। नेपाल पुलिस के 12 जवानों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल सेना के साथ राहत और बचाव कार्य जारी है। कुछ लोगों के वाहनों के साथ बहने की भी सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत की तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लेकर ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन यह जीत उनके लिए सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष की जीत भी थी। मैच के बाद आकाश ने खुलासा किया कि उनकी बड़ी बहन अखंड ज्योति सिंह पिछले 2 महीनों से कैंसर से जूझ रही हैं। उन्होंने यह बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। अखंड ज्योति ने कहा, जब उसने 10 विकेट लिए हम खुशी से झूम उठे, हम सभी ताली बजा रहे थे
उस वक्त मुझे अपनी बीमारी और दर्द बिल्कुल याद नहीं रहा। आकाश ने बताया, यह मैच अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो खेल रहे थे। उनकी मां लड्डू मां देवी ने भी गर्व जताते हुए कहा, मेरा सपना था वह भारत के लिए खेले और आज वह पूरा हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स लॉन्च करने की घोषणा की, टेक्सास में विस्तार की योजना के साथ। रिपोर्ट जर्रोद वॉर्डवेल। 1 जुलाई 2025 मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सोमवार को एक आंतरिक मेमो में बताया कि कंपनी एक नई संस्था शुरू कर रही है जिसका नाम होगा मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स MSL। ये संगठन मेटा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संबंधी योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा। MSL क्या करेगा? जुकरबर्ग के अनुसार MSL में मेटा की AI प्रोडक्ट्स, फाउंडेशन मॉडल और रिसर्च टीमों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ ये लैब अगली पीढ़ी के AI मॉडल विकसित करने पर ध्यान देगी। MSL का मुख्य उद्देश्य होगा मेटा के AI मॉडल जैसे लामा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को और आगे ले जाना, जो डेवलपर्स, शोधकर्ताओं और व्यवसायों को AI बनाने और स्केल करने की सुविधा देते हैं। जुकरबर्ग ने लिखा, हम आने वाले 1 साल में AI की सबसे अगली सीमाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने इसे एक छोटा लेकिन उच्च प्रतिभाशाली प्रयास बताया, पर साथ ही दावा किया कि मेटा की क्षमता अन्य छोटी AI लैब से कहीं अधिक है। मेटा के मौजूदा AI प्रोडक्ट्स। मेटा ने हाल ही में कुछ नए AI उत्पाद लॉन्च किए हैं। मेटा AI ऐप, इसमें वॉइस मोड, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंकिंग और सोशल मीडिया इंटरेक्शन शामिल है। AI चश्मे, कैमरा, माइक्रोफोन, टचपैड और ऑडियो फीचर्स के साथ AI स्टूडियो उपयोगकर्ताओं को अपने जैसा AI कैरेक्टर बनाने की सुविधा देता है, जो उनकी आवाज और हाव भाव की नकल कर सकता है। कौन होंगे MSL के लीडर्स? जुकरबर्ग ने बताया कि अलेक्जेंडर वांग, स्केल AI के सह संस्थापक और CEO, नैट फ्रीडमैन, गिटहब के पूर्व CEO, इन दोनों को MSL का नेतृत्व सौंपा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस नई टीम में OpenAI और गूगल जैसी कंपनियों से आए 11 और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। टेक्सास का इससे क्या संबंध? मेटा इस साल टेक्सास राज्य में बड़े बदलाव कर रहा है। कंटेंट मॉडरेशन टीम को कैलिफोर्निया से टेक्सास में शिफ्ट किया जा रहा है। जुकरबर्ग ने एक वीडियो में कहा कि टेक्सास में टीम की पक्षपात को लेकर चिंता कम है। मेटा ने तथ्य जांच, फैक्ट चेकिंग को भी बंद किया है ताकि फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार मेटा अब डेलावेयर से टेक्सास में अपनी कंपनी की कानूनी पंजीकरण, रीइनकॉर्पोरेशन भी स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। उदाहरण, एलन मस्क ने पिछले साल स्पेसएक्स और टेस्ला की कंपनी पंजीकरण डेलावेयर से टेक्सास शिफ्ट कर दिए थे। क्या मेटा का AI लैब टेक्सास में होगा? फिलहाल ये तय नहीं है कि MSL या AI लैब टेक्सास में स्थापित होगी या नहीं, लेकिन कुछ संकेत जरूर है। ऑस्टिन, टेक्सास में मेटा ने एक $2.8 मिलियन की ऑफिस रिनोवेशन योजना शुरू की है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कंटेंट मॉडरेशन टीम टेक्सास में कहाँ जाएगी या AI टीम वहां स्थापित होगी या नहीं। मेटा अब AI की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने जा रही है और इसके लिए उसने मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स MSL की स्थापना की है। इस योजना के साथ साथ कंपनी टेक्सास राज्य में अपने भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो AI लैब हो या कंपनी की कानूनी पहचान। MS धोनी हुए 44 साल के। पूर्व भारतीय कप्तान की कुछ बेहतरीन पारियां। थाला, कप्तान, आइकन, लीजेंड, ट्रॉफी कलेक्टर, ICC हॉल ऑफ फेमर। MS धोनी के नाम पर हर वो उपलब्धि है जिसकी एक खिलाड़ी कल्पना कर सकता है। विश्व भर में उन्हें सम्मान और प्यार मिलता है। 2011 विश्व कप जिताने वाले महान कप्तान MS धोनी ने सोमवार को अपना 44वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ सबसे यादगार पारियों पर। पहला 91 बनाम श्रीलंका, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। ये पारी MS धोनी की सबसे शानदार पारियों में गिनी जाती है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने नाबाद 91 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी। जीत दिलाने वाला आखिरी छक्का खुद धोनी ने मारा था। दूसरा 183 बनाम श्रीलंका, 2005। ये MS धोनी का वनडे में सर्वोच्च स्कोर है। इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 10 छक्के लगाए थे और अपने आक्रामक अंदाज से सभी को चौंका दिया था। तीसरा 224 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2012। टेस्ट क्रिकेट में ये धोनी की सबसे बड़ी पारी थी। उन्होंने 24 चौके और 6 छक्के लगाए थे। ये पारी उनकी निडर बल्लेबाजी शैली का प्रतीक रही। चौथा 113 बनाम पाकिस्तान, 2012। ये पारी भी धोनी के करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है।
जब टीम इंडिया का स्कोर महज 29 पर 5 विकेट था, तब धोनी ने मोर्चा संभालते हुए 113 रन की नाबाद पारी खेली और भारत का स्कोर 227 तक पहुंचाया। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। पांचवा 124 बनाम ऑस्ट्रेलिया 2009। नागपुर में खेले गए इस वनडे मुकाबले में धोनी ने 107 गेंदों पर 124 रन बनाए थे। उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के जड़े थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को बड़ी जीत दिलाई। धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक युग है। उनकी पारियां आज भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसी है। जन्मदिन पर उन्हें दिल से शुभकामनाएं। क्रिकेट इतिहास के ये 5 रिकॉर्ड जो आज भी सौरव गांगुली के नाम है, शायद ही में कोई तोड़ पाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। दादा के नाम से मशहूर गांगुली को भारत के सबसे सफल और करिश्माई कप्तानों में गिना जाता है। उन्होंने भारत को विदेशी सरजमी पर जीतना सिखाया और कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके ऐसे 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो आज भी उनके नाम हैं और शायद ही कभी टूट पाए। 1. वनडे में सबसे ज्यादा साझेदारी के रन जोड़ी के रूप में सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट में 176 पारियों में साथ बल्लेबाजी करते हुए 8,227 रन बनाए। उनका औसत करीब 47.55 रहा। ये किसी भी बल्लेबाजी जोड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। खास बात यह है कि किसी अन्य जोड़ी ने अब तक 6,000 रन भी नहीं बनाए हैं। 2. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी 2000 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, के फाइनल में सौरव गांगुली ने 117 रन की शानदार पारी खेली थी। ये अब तक किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेली गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। 3. भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ी पारी। गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में 239 रन की शानदार पारी खेली थी। ये किसी भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज की टेस्ट में अब तक की सबसे बड़ी पारी है। 4. विश्व कप में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ सौरव गांगुली ने 183 रन बनाए थे। ये विश्व कप इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की अब तक की सबसे बड़ी पारी है। 5. लगातार सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतना। सौरव गांगुली ने 1997 में लगातार 4 वनडे मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था। ये आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। सौरव गांगुली न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी थे। उनके बनाए ये रिकॉर्ड न सिर्फ आंकड़ों में, बल्कि भारतीय क्रिकेट की आत्मा में भी दर्ज है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।